लंदन पर कोई बॉम्ब नहीं गिरा, ब्रिटिश बॉर्डर्स पर कोई दुश्मन टैंक नहीं आया, स्ट्रीट्स पर कोई रेवोल्यूशन नहीं था। और फिर भी 2 हफ्तों से कम टाइम में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे पावरफुल एम्पायर झुक गया। न किसी आर्मी के सामने, न किसी आइडियोलॉजी के आगे, सिर्फ अरिथमेटिक के सामने। नवंबर 1956 वॉशिंगटन से आई एक फोन कॉल ने ब्रिटेन को एक जीती हुई मिलिट्री ऑपरेशन बीच में रोकने पर मजबूर कर दिया। मैसेज शॉर्ट था, लेकिन लीथल। इजिप्ट से टोरंट विथड्रॉ करो, वरना तुम्हारी करेंसी कोलैप्स कर दी जाएगी। यूनाइटेड स्टेट्स ने थ्रेटन किया कि वो ब्रिटिश पाउंड्स ओपन मार्केट में बेच देगा, आईएमएफ का इमरजेंसी सपोर्ट ब्लॉक कर देगा और ब्रिटेन को डॉलर लिक्विडिटी से काट देगा। ब्रिटेन समझ गया इसका मतलब क्या है। डॉलर नहीं तो फूड इंपोर्ट्स नहीं, फ्यूल नहीं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं। कुछ ही घंटों के अंदर ब्रिटेन ने कंप्लाई कर लिया। इस एपिसोड को हिस्ट्री में सुएज क्राइसिस कहा जाता है, लेकिन यह नाम असली कहानी को छुपा देता है। सुएज कोई डिफीट नहीं था, ये एक एक्सपोजर था। एक्सपोजर इस बात का कि ब्रिटेन पहले ही खोखला हो चुका था, फाइनेंशियली, स्ट्रक्चरली, इरिवर्सिबली। फोन कॉल ने एम्पायर को डिस्ट्रॉय नहीं किया, उसने सिर्फ ये दिखा दिया कि एम्पायर का अंदर से खाली होना सालों पहले शुरू हो चुका था। और जब आप समझते हो क्यों ब्रिटेन इस तरह गिरा, तो एक पैटर्न दिखाई देता है जो आज थोड़ा ज्यादा ही फेमिलियर लगता है। फॉल समझने के लिए राइजेस समझना जरूरी है। 19th सेंचुरी में ब्रिटेन सिर्फ टेरिटरी रूल नहीं करता था, वो सिस्टम्स रूल करता था। ब्रिटिश पाउंड ग्लोबल ट्रेड का बैकबोन था। शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, कमोडिटी प्राइसिंग, सेंट्रल बैंक रिजर्व्स, सब स्टर्लिंग के थ्रू चलते थे। इससे ब्रिटेन को ऐसे स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस मिले जो इंटेलिजेंस या मोरालिटी से रिलेटेड नहीं थे। वो सस्ते में बोरो कर सकता था, वो बिना पैनिक के ट्रेड डेफिसिट्स चला सकता था, वो वर्ष को सिर्फ डेट इश्यू करके फंड कर सकता था, क्योंकि दुनिया खुद उस डेट को लेना चाहती थी। सतत के आसपास ब्रिटेन ग्लोबल ट्रेड का लगभग 25% कंट्रोल करता था, जबकि वर्ल्ड पॉपुलेशन का 3% से भी कम उसके पास था। ये इम्बैलेंस सिर्फ तब तक काम करता है जब ट्रस्ट एब्सोल्यूट हो, और कई डेकेड्स तक ऐसा ही था। लेकिन मॉनेटरी डोमिनेंस परमानेंट पावर नहीं होती, ये एक डिले मैकेनिज्म होता है। ये कंट्री को अलाउ करता है ज्यादा कंज्यूम करने का, ज्यादा स्पेंड करने का और एडजस्टमेंट को पोस्टपोन करने का, जब तक सिस्टम चल रहा हो। सन 1900s के शुरू तक ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी नहीं रहा। यूनाइटेड स्टेट्स आउटपुट, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी और डोमेस्टिक कंजम्पशन हर जगह आगे निकल चुका था। फिर भी पाउंड डोमिनेंट रहा। क्यों? क्योंकि सिस्टम्स धीरे बदलते हैं, बैंक्स ओवरनाइट कॉन्ट्रैक्ट्स रीराइट नहीं करते, सेंट्रल बैंक्स कैजुअली रिजर्व्स डंप नहीं करते, ट्रेड नेटवर्क्स डिस्ट्रप्शन रेजिस्ट करते हैं। इसको इकोनॉमिस्ट्स इनर्शिया कहते हैं। पावर परफॉर्मेंस से ज्यादा देर तक सरवाइव करती है। वर्ल्ड वॉर वन ने सब कुछ बदल दिया। ब्रिटेन ने वॉर फाइनेंस करने के लिए हैवी बोरोइंग की। 1918 तक वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रेडिटर से एक मेजर डेटर बन चुका था, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स का। याहिन रिकैलिब्रेशन का मोमेंट था, लेकिन ब्रिटेन ने रेस्टोरेशन चूज की। 1950 में ब्रिटेन ने गोल्ड स्टैंडर्ड पर वापस जाने का डिसीजन लिया, प्री वॉर एक्सचेंज रेट पर। पाउंड को आर्टिफिशियली उतना ही स्ट्रांग डिक्लेयर कर दिया गया, जबकि इकोनॉमी क्लियरली उतनी स्ट्रांग नहीं थी। यह डिसीजन टेक्निकल नहीं था, यह साइकोलॉजिकल था। पाउंड को डिफेंड करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए गए, एक्सपोर्ट्स महंगी हो गई, इंडस्ट्री स्टैग्नेट हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा। कंट्री ने इकोनॉमी सैक्रिफाइस की, सिर्फ सिंबल को जिंदा रखने के लिए। इंटर वॉर पीरियड के दौरान ब्रिटेन सुपर पावर जैसे स्पेंड करता रहा, ग्लोबल मिलिट्री बेसिस, नेवल डोमिनेंस, इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन रेवेन्यूज अब इस पोस्टर को जस्टिफाई नहीं कर रहे थे। 1930s तक स्पेकुलेटर्स को मिसमैच दिखने लगा। 1931 में ब्रिटेन गोल्ड स्टैंडर्ड से फोर्सफुली बाहर हो गया। पाउंड लगभग 30% गिर गया। और फिर भी सरप्राइजिंगली स्टर्लिंग रिजर्व करेंसी बना रहा। इसलिए नहीं क्योंकि मार्केट्स को भरोसा था, बल्कि इसलिए क्योंकि ब्रिटेन ने डिमांड को फोर्स किया। कॉलोनीज को पाउंड रिजर्व्स रखने पर मजबूर किया गया। एम्पायर के अंदर ट्रेड स्टर्लिंग में सेटल होता था। ब्रिटेन अपनी करेंसी को आर्टिफिशियली सपोर्ट कर रहा था, दूसरों को लॉक करके। ये काम किया, लेकिन सिर्फ टेम्पररी। वर्ल्ड वॉर टू ने बैलेंस शीट को फाइनल ब्लो दिया। 1905 तक ब्रिटेन का डेट 200% ऑफ जीडीपी से ज्यादा हो चुका था।
इकोनॉमी एग्जॉस्टेड थी, एम्पायर महंगा था और करेंसी पूरी तरह अमेरिकन गुडविल पर डिपेंडेंट थी। ब्रिटेन उस तरह सॉवरेन नहीं रहा जैसा वो समझता था। 1956 में जब इजिप्ट ने सुएज कनाल नेशनलाइज की, ब्रिटेन ने इंस्टिंक्ट से रिएक्ट किया। इंपीरियल रिफ्लेक्स, फाइनेंशियल रियलिटी के ऊपर। मिलिटरली ऑपरेशन काम कर रहा था, पॉलिटिकली वो डिजास्टर था। यूनाइटेड स्टेट्स ने इन्वेजन को डीस्टेबलाइजिंग माना, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, वॉशिंगटन ने लेवरेज देखा। अमेरिका के पास डॉलर्स थे। अमेरिका आईएमएफ एक्सेस कंट्रोल करता था। अमेरिका जानता था कि ब्रिटेन के रिजर्व हर हफ्ता लगभग 100 मिलियन डॉलर ड्रेन हो रहे हैं। थ्रेट बिल्कुल सर्जिकल था। पाउंड्स सेल कर देंगे, आईएमएफ लोन्स ब्लॉक कर देंगे, लिक्विडिटी खत्म। ब्रिटेन के पास दिन थे, हफ्ते नहीं। एंथनी ईडन झुक गया, इन्वेजन रुक गया, एम्पायर टीवी पर कोलैप्स नहीं हुआ, वो स्प्रेडशीट्स में डिसॉल्व हो गया। उस समय के बाद ब्रिटेन ने प्रिटेंड करना बंद कर दिया और दुनिया ने नोटिस किया। इस स्टोरी की इंपॉर्टेंस नॉस्टैल्जिया नहीं है, स्ट्रक्चर है। आज यूनाइटेड स्टेट्स उसी पोजीशन में है जहां ब्रिटेन कभी था। डॉलर ग्लोबल सेटलमेंट करेंसी है। लगभग 60% ग्लोबल रिजर्व्स आज भी डॉलर्स में रखे जाते हैं। ऑयल, डेट, कमोडिटीज सब डॉलर में प्राइस्ड हैं। इससे अमेरिका को एक्स्ट्रॉर्डनरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और इसी वजह से डिटीरियरेशन छुप जाता है। यूएस का डेट टू जीडीपी रेशियो 120% के पास पहुंच रहा है। एनुअल डेफिसिट्स 2 ट्रिलियन से ऊपर हैं। सीबीओ के हिसाब से इंटरेस्ट पेमेंट्स जल्दी ही 1 ट्रिलियन पर ईयर क्रॉस कर सकते हैं। ये कोलैप्स टेरिटरी नहीं है, लेकिन कंस्ट्रेंट टेरिटरी जरूर है। ब्रिटेन की तरह अमेरिका भी इकोनॉमिक नेसेसिटी से ज्यादा ग्लोबल मिलिट्री फुटप्रिंट मेंटेन करता है। ऑलमोस्ट 750 प्लस ओवरसीज बेसिस डिफेंस स्पेंडिंग, कई कंट्रीज कंबाइंड इकोनॉमी से ज्यादा। और ब्रिटेन की तरह अमेरिका भी मानता है कि सिस्टम लॉयल्टी परमानेंट होगी। हिस्ट्री कुछ और कहती है। रिजर्व करेंसीज ओवरनाइट डिसअपियर नहीं होती, वो धीरे धीरे इरोडे होती हैं। पहले बायलैटरल ट्रेड शिफ्ट होता है, फिर रीजनल ऑल्टरनेटिव्स बनते हैं, फिर सेंट्रल बैंक्स क्वाइटली डाइवर्सिफाई करते हैं। चाइना और रशिया काफी ट्रेड अब डॉलर के बाहर सेटल कर रहे हैं। ब्रिक्स पैरेलल पेमेंट सिस्टम्स टेस्ट कर रहे हैं। एलाइज रिवोल्ट नहीं कर रहे, वो हेज कर रहे हैं। ये अमेरिका के खिलाफ वोट नहीं है, ये कॉन्सेंट्रेशन के खिलाफ इंश्योरेंस है। रिस्क रिप्लेसमेंट का नहीं है, रिस्क ऑप्शनैलिटी का है। जब क्रेडिटर्स के पास ऑप्शंस होते हैं, लेवरेज चेंज हो जाता है। ब्रिटेन ने 1956 में सीखा। अमेरिका का सुएज मोमेंट शायद वार जैसा ना दिखे। हो सकता है डेट सीलिंग क्राइसिस हो जो कॉन्फिडेंस फ्रैक्चर कर दे। हो सकता है सैंक्शंस का इफेक्ट धीरे कम हो सकता है कोई जियोपॉलिटिकल शॉक हो जहां डॉलर लेवरेज एक्सपेक्टेड तरह काम ना करे। ट्रिगर इंपॉर्टेंट नहीं है, रेडीनेस इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन अपने दुश्मनों से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, वो अपनी डिपेंडेंसी से एक्सपोज हुआ। जब इंटरेस्ट कॉस्ट्स स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी से ऊपर चली जाती हैं, पावर कंडीशनल हो जाता है। यही क्वाइट डेंजर है। ब्रिटेन इसलिए नहीं गिरा क्योंकि वो वीक था, वो इसलिए गिरा क्योंकि उसने एडजस्ट करना माना कर दिया जब स्ट्रेंथ महंगी हो गई। एम्पायर्स आग में नहीं मरते, वो अकाउंटिंग रियलिटीज को इग्नोर करते हैं। सुएज क्राइसिस सिर्फ 11 दिन चला, लेकिन जो डिक्लाइन उसे इनेविटेबल बनाता था वो 40 साल चला। मॉडर्न पावर इसी तरह खत्म होती है, न लाउडली, न सडनली, बल्कि कामली, जब नंबर्स निगोशिएट करना बैंड कर देते हैं। ब्रिटेन के साइड होने के बाद दुनिया रुकी नहीं, वो रीऑर्गेनाइज हो गई। आगे भी ऐसा ही होगा। नेक्स्ट ट्रांजिशन मैनेज्ड होगी या फोर्स्ड, ये उन चॉइसेस पर डिपेंड करेगा जो फोन कॉल आने से काफी पहले ली जाती हैं। और हिस्ट्री हमेशा एक ही बात बताती है, फोन कॉल हमेशा सबसे एंड में आती है। हिस्ट्री इवेंट्स रिपीट नहीं करती, पैटर्न्स रिपीट होते हैं। इस इंसाइट को जिंदा रखने के लिए लाइक और शेयर जरूरी है। ग्लोबल पावर शिफ्ट्स और हिडन हिस्ट्री के लिए सब्सक्राइब करें।